हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। माय नेम इज़ सुधीर। लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। देखिए, हम लोग विजन का पीटी 365 कवर कर रहे थे। हम लोग जुडिशरी वाले पोर्शन पे थे। इसमें कुछ अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ बची हुई हैं, इसको हम लोग कवर कर लेते हैं इस वाले क्लास में। तो सबसे पहली जो न्यूज़ है वो रिलेटेड है एस सी एस टी एक्ट से। एस सी एस टी एक्ट 1989। तो अभी सुप्रीम कोर्ट में एक मामला आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई सिविल नेचर का कोई केस है जो एस सी एस टी एक्ट के तहत दायर किया गया है, तो अगर कोर्ट को लगता है, सुप्रीम कोर्ट को लगता है या हाई कोर्ट को लगता है, तो वो मामले को निरस्त कर सकते हैं। ठीक है, कुछ कंडीशन है जिस कंडीशन पर निरस्त करेंगे, लेकिन निरस्त करने का पावर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में है एस सी एस टी एक्ट के तहत दायर किसी भी मामले को। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी तक ऐसा नहीं था, एक्ट में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट या कोई हाई कोर्ट एस सी एस टी एक्ट के तहत दायर मुकदमों को निरस्त कर सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, हम जो है कर सकते हैं निरस्त। किस लिए निरस्त कर सकते हैं? कंप्लीट जस्टिस को फॉलो करते हुए। अगर सुप्रीम कोर्ट का कंप्लीट जस्टिस का कौन सा आर्टिकल है, बताइए कौन सा आर्टिकल है जो कंप्लीट जस्टिस की बात करता है? सुप्रीम कोर्ट को अलाउ करता है कि कंप्लीट जस्टिस के लिए जो जरूरी हो वो करें। ये कहता है आर्टिकल 142। आर्टिकल 142 कहता है सुप्रीम कोर्ट को कि अगर आपको लगता है कि कोई काम करने से कंप्लीट जस्टिस होगा तो आप वो कीजिए। ठीक है, और इसी एक्ट के आधार पर, इसी आर्टिकल के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आर्टिकल 142 हमको पावर देता है कि अगर कंप्लीट जस्टिस किसी ऐसे व्यक्ति को देना है जो एस सी एस टी के तहत जो है क्रिमिनल साबित हुआ है, या क्रिमिनल साबित भी नहीं हुआ है, एस सी एस टी के तहत उसका मुकदमा दायर हुआ है और अभी तक पूरी फाइनल डिसीजन नहीं आई है, तो कंप्लीट जस्टिस के सिद्धांत के तहत वो उस मुकदमे को रद्द कर सकता है अगर उनको न्याय दिलाना है तो सुप्रीम कोर्ट को। तो सुप्रीम कोर्ट अगर न्याय देना चाहता है और लगता है कि कोई फंस रहा है किसी भी तरीके से, तो उसको बचाने के लिए या कंप्लीट जस्टिस देने के लिए सुप्रीम कोर्ट उन मामलों को रद्द कर सकता है जो एस सी एस टी एक्ट के तहत दायर किए गए हैं। ये बात समझ में आई? चलिए, इसी प्रकार जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स है, ठीक है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ठीक है, इसके तहत एक सेक्शन है, सेक्शन का नंबर है सेक्शन 482। ये हाई कोर्ट का पावर देता है कि कंप्लीट जस्टिस करने के लिए वो ऐसा काम कर सकते हैं कि किसी भी मैटर को जो एस सी एस टी एक्ट के तहत दायर किए गए हैं, जो गलत दायर किए गए हैं, उनको निरस्त कर सकता है हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट को भी पावर मिल गया और आर्टिकल 142 से सुप्रीम कोर्ट को पावर मिल गया। 142 सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का पावर है, ध्यान दीजिए, 142 सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का पावर है। ओके, अब ऐसे मामले जिनको निरस्त करना है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ परिस्थितियां बताई हैं कि इन सिचुएशंस में कुछ मामलों को जो है निरस्त किया जा सकता है, निरस्त करने का पावर है। पहली बात तो ये प्राइवेट मैटर हों और सिविल नेचर के हों, ठीक है, दीवानी प्रकृति के हों और प्राइवेट मैटर हों। दूसरी, इसमें जो जाति व्यवस्था है उसका इन्वॉल्वमेंट ना हो, कॉस्ट ऑफ द विक्टिम ये इन्वॉल्व ना हो, जाति व्यवस्था इन्वॉल्व ना हो। बिना जाति के अगर कोई मामला एस सी एस टी में दायर किया गया है तो उसको भी निरस्त किया जा सकता है। ठीक है, तीसरा तीसरा तीसरी बात है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट को लगता है प्रोसेस ऑफ लॉ का अब्यूज हो रहा है, मिसयूज हो रहा है, ठीक है, दुरुपयोग हो रहा है, जहां कानूनी प्रक्रिया को जारी रखना विधिक प्रक्रियाओं का दुरुपयोग होगा। जो लीगल प्रोसीजर्स हैं, अगर जो है लीगल प्रोसीडिंग्स चालू रखी गई तो प्रोसेस ऑफ लॉ का अब्यूजमेंट हो जाएगा, मिसयूज हो जाएगा, दुरुपयोग हो जाए। ऐसे कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट इस एक्ट के तहत जो फाइल किए गए केस हैं उनको निरस्त कर सकता है। ठीक है, ये बात हो गई डन। एक और पॉइंट यहाँ पे है कि यदि जो सुप्रीम कोर्ट है, अगर वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट है इस बात से संतुष्ट हो जाए कि अगर वो केस को निरस्त करता है तो उससे अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के अंतर्गत जो उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों का कोई उल्लंघन नहीं होगा, साथ ही साथ जो है ना उल्लंघन होगा, साथ ही साथ वो जो है उसमें किसी भी प्रकार से सजा में कमी या ऐसा कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा।
तो उसको भी कैंसिल कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। बस ये बात थी, इतनी सारी बात है इस वाले इंपॉर्टेंट एक्ट में जो न्यूज़पेपर्स में है। एक्ट के बारे में आज बताया गया है कि 2018 में अमेंड किया गया था, ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में भी कोशिश किया था इस एक्ट को थोड़ा कमज़ोर करने का, क्योंकि एक्ट बहुत कठिन है, बहुत मजबूत है। होता क्या है, किसी भी व्यक्ति को कई बार नाजायज़ तरीके से फंसा दिया जाता है, तो वो भी बात ठीक नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट लगातार इस एक्ट को कोशिश करती है कि लगातार एक्सप्लेन किया जाए और इसकी बातें जो हैं किसी भी मासूम को परेशान ना करें ये एक्ट। चलिए अगली बात कर लेते हैं, नेशनल कोर्ट ऑफ अपील। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ने अभी कॉन्स्टिट्यूशन डे के ओकेज़न पे क्या किया कि कहा कि एक नेशनल कोर्ट ऑफ अपील होनी चाहिए। नेशनल कोर्ट ऑफ अपील ये क्या करेगा, ये जो सुप्रीम कोर्ट के जो बर्डन है उसको कम करने का काम करेगा, ठीक है, प्रेशर जो सुप्रीम कोर्ट पे है उसको कम करने का काम करेगा। अपीलेट मामलों को ही सुनवाई ये करेगा। इन्होंने कहा कि 4 रीजनल नेशनल कोर्ट ऑफ अपील बनाने चाहिए जिसमें 15 जज हर में हों, हर एक में 15-15 जज होने चाहिए। 4 रीजनल एनसीए बनाइए। अब ये बनाइए, बना क्या, काम क्या है, फंक्शन, वो इम्पॉर्टेंट है। बनाइए इम्पॉर्टेंट नहीं है कि कब बनाइए, तो जब बनेगा तब देखा जाएगा। कोई कुछ संवैधानिक या कानूनी प्रावधान तो है नहीं इसको पढ़ना चाहिए, ठीक है। अब जो इन्होंने प्रपोज किया है उसमें कहा गया है कि जो है सुप्रीम स्टेट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज होने चाहिए अपीलेट कोर्ट्स में, तो ये सब 15 जज होने चाहिए। तो बात ये है कि ये सब अभी आया नहीं है ना, तो अभी जब तक कानूनी रूप नहीं मिल जाता तब तक हमारे काम का नहीं है, भूल जाइए, ठीक है। फाइनल होगा, इसकी जो भी बातें होंगी वो फाइनल होंगी, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट बात है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी पे आते हैं लौट के। राष्ट्रीय मुकदमा नीति। भारत सरकार एक राष्ट्रीय मुकदमा नीति के निर्माण पर विचार कर रही है। देखो फिर विचार ही कर रही है, विचार कर रही है, तो अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हाँ, इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है, लिटिगेशन कब आया, कैसे स्टार्ट हुआ, पहला लिटिगेशन कहाँ हुआ, ठीक है, लिटिगेशन से रिलेटेड अगर कोई केस है तो उसको जानिए, ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे कहा गया है कि नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी बनाइए, अब है नहीं, ठीक है एक इससे पहले 2010 में जो है एक लिटिगेशन पॉलिसी लाई गई थी, बहुत अच्छे तरीके से जो है इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया था, ठीक है, तो लेके आएंगे, देखा जाएगा। बात करते हैं अगली, ये सब मेंस के पॉइंट हैं। टेली लॉ की बात कर लेते हैं। टेली लॉ में क्या बातें करी गई हैं। टेली लॉ, अभी जो हमारे लॉ मिनिस्टर हैं उन्होंने टेली लॉ मोबाइल सर्विसेज एप्लीकेशन लॉन्च की है। टेली लॉ डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का इनिशिएटिव है, ध्यान दीजिए, टेली लॉ डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का इनिशिएटिव है, ये इंपॉर्टेंट है। डिजिटल इंडिया स्कीम के तहत लॉन्च किया गया है। क्या करेगा ये टेली लॉ, जो है जो सिटीजन सेंट्रिक जस्टिस सिस्टम है उसको जो है मजबूत करेगा, और दूर दराज बैठे लोगों को, जो लॉयर्स हैं, उनकी पहुंच, ठीक है, और अपनी ग्रीवेंसेस को जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी सॉल्व कर सकेंगे इस टेली लॉ सर्विसेज की मदद से। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। अब बात कर लेते हैं मैरिटल रेप पे। मैरिटल रेप, केरला हाई कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट निर्णय दिया वैवाहिक बलात्कार पे। उन्होंने कहा कि जो मैरिटल रेप है वो ग्राउंड हो सकते हैं डाइवोर्स का, ठीक है, डाइवोर्स का ग्राउंड हो सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा कि मैरिटल रेप जो है डाइवोर्स का एक ग्राउंड हो सकता है, ठीक है। इंडियन जो पेनल कोड है उसका सेक्शन 375 कहता है कि 15 साल या उससे कम, ठीक है, उम्र की अगर हस्बैंड वाइफ हैं और वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, तो उसमें बताया गया है कि अगर ये 15 साल से कम के हैं और करते हैं तो वे रेप की कैटेगरी में आता है, ठीक है, एक बात ये है। और एक और बात यहाँ पे लिखा हुआ है, भारत उन 36 कंट्री में है जहाँ पे मैरिटल रेप को क्राइम के तौर पे नहीं रखा गया है, लीगल क्राइम नहीं है, ओके। उसके अलावा आर्टिकल सेक्शन 498 का ए कहता है कि अगर कोई रिलेटिव इस प्रकार की क्रुएलिटी करता है, कोई रिश्तेदार करता है, तो उसको भी दंड का प्रावधान किया गया है आर्टिकल सेक्शन 498 में। उसके अलावा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 कहता है
कि फोर्स सेक्सुअल एक्टिविटी पनिशेबल होगी इंडियन लॉज के तहत। फोर्स सेक्सुअल एक्टिविटीज़ पनिशेबल होंगी डोमेस्टिक एक्ट ये कहता है। ठीक है, अगली जो न्यूज़ है वो यूथनेसिया के बारे में है, मर्सी किलिंग के बारे में। यहाँ पे इच्छा मृत्यु, ठीक है, बहुत ज़्यादा असहनीय पीड़ा होती है तो लोग कहते हैं कि हमको यूथनेसिया दे दी थी, इच्छा मृत्यु दे दीजिए। ठीक है, पैसिव और एक्टिव तरीके से होता है यूथनेसिया, वो सब अभी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इच्छा मृत्यु के बारे में भारत में जो घटनाक्रम हुआ है उसके बारे में यहाँ पे देख लीजिए। एक पहला केस है ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य का मामला। यहाँ पे माना गया सहायता प्राप्त आत्महत्या या इच्छा मृत्यु दोनों गैर कानूनी है। सुसाइड, असिस्टेड सुसाइड मतलब किसी ने मदद की हो आपको मरने में, और यूथनेसिया ये दोनों जो है अनलॉफुल हैं। ये ज्ञान कौर के मामले में कहा गया। ठीक है, जीवन के अधिकार के तहत मरने का अधिकार शामिल नहीं है। ठीक है, जीवन के अधिकार के तहत जो आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ, इसके तहत मरने का अधिकार शामिल नहीं है। ठीक है, उसके बाद एक केस आता है पी रथिनम बनाम भारत संघ। ठीक है, पी रथिनम बनाम भारत संघ, ये इसमें जो है इस केस में इसको ओवर रूल कर दिया गया। ठीक है, और जो इंडियन पेनल कोड का 309 था, 309 को निष्प्रभावी कर दिया गया, इसके तहत अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया। जो 309 है वो क्या है, अटेम्प्ट टू सुसाइड, अटेम्प्ट टू सुसाइड। इसके तहत अगर कोई प्रयास भी करता है इंडियन पेनल कोड के 309 के तहत अगर कोई प्रयास करता है तो वो जुर्म होगा। ठीक है, अटेम्प्ट टू सुसाइड जुर्म होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, जुर्म नहीं होगा, ऐसा उन्होंने कह के 309 को स्ट्रक डाउन कर दिया। ठीक है, हाँ, उसके बाद आते हैं 2011 में अनुराग, माफ कीजिए, अरुणा शानबाग वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस आया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में, एक्सेप्शनल केसेस में, ठीक है, एक्सेप्शनल परिस्थितियों में पैसिव यूथनेसिया दिया जा सकता है। ठीक है, अंडर द स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफ एपेक्स कोर्ट, जो टॉप कोर्ट है, टॉप कोर्ट के स्ट्रिक्ट निगरानी में, जो टॉप कोर्ट है उसकी स्ट्रिक्ट निगरानी में, स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग में क्या किया जा सकता है कि इस प्रकार की चीज़ों को कराई जा सकती है, पैसिव यूथनेसिया कराई जा सकती है, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु स्वीकृत की जा सकती है। अरुणा शानबाग के मामले में 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ दे सकते हैं। फिर कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आता है 2018 में। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने निर्णय दिया कि जीवन और गरिमा के मूल अधिकार में उपचारों को अस्वीकृत करने एवं सम्मान के साथ जीवन त्याग करने का अधिकार है। ठीक है, ठीक है, यानी एक व्यक्ति जो है वो बिना सफरिंग के मरना चुन सकता है। एक व्यक्ति बिना सफरिंग के मरना चुन सकता है। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी इंक्लूड करता है राइट टू रिफ्यूज ट्रीटमेंट एंड डाई विद डिग्निटी। देखो, ट्रीटमेंट में बहुत बहुत ज़्यादा दर्द वगैरह भी होता है, बहुत सारे ऐसे इलाज हैं, तो कहता है कि हम भैया इतना दर्द करके बर्दाश्त करके हम नहीं रह पाएंगे। जब दर्द बर्दाश्त ना हो और मरने की इच्छा हो तो कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस कहता है ठीक है, आप मरना चुन लीजिए। ठीक है, तो ये बात है। उसके अलावा इस वाले स्लाइड में जस्ट अ सेकेंड, ओके, बस ये पैसिव और एक्टिव यूथनेसिया के बारे में दिया हुआ है। एक्टिव यूथनेसिया में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर इंजेक्शन दिया जाता है, बहुत घातक इंजेक्शन होता है, और उस इंजेक्शन से सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। चलिए, अब जो अगला आता है हमारा इलेक्शंस के बारे में है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इलेक्शंस के बारे में है, कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो
मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।